Hello students, welcome to online tutorial by Anumi and we are discussing chapter solid state. So till last lecture of this chapter we have discussed about close packing. हमने 3D में close packing पढ़ा, हमने 2D में close packing पढ़ा, फिर हमने 3D में पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला और नेबर्स को काउंट किया, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया. In today's lecture, we will discuss about voids in close packing. ठीक है, close packing means हम 2D में भी void देखेंगे और 3D में भी void देखेंगे. Clear? अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि voids basically क्या होती हैं. Void is an unoccupied space or empty space among the spheres. तो जब हम स्फीयर्स को क्या करते हैं, क्लोजली पैक करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लूँ कि मैं कितना भी क्लोजली अगर अपन स्फीयर्स को पैक करें तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो रह ही जाएगा, है ना. तो जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है दैट इज नोन एज वॉइड. ओके, अब इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि अगर हम इस वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहें तो इसमें किस रेडियस का पार्टिकल इसके अंदर फिट हो सकता है. ओके, जैसे 3 स्फीयर्स के बीच में ये वॉइड है तो इसका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर हम 4 स्फीयर्स की बात करें, 4 स्फीयर्स के बीच में वॉइड जो बनेगी उसका साइज कंपैरेटिवली कैसा होगा, लार्ज होगा, है ना. तो यहाँ पर जो पार्टिकल हम फिट कर सकते हैं उसका साइज कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा. ओके, तो इन दिस लेक्चर जहां हम स्मॉल आर यूज करेंगे, स्मॉल आर इज डिनोटेशन ऑफ बेसिकली रेडियस ऑफ वॉइड. ठीक है, वॉइड का रेडियस है एंड कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ एटम. राइट, जिन एटम्स से मिलकर रेडियस बना है उसको हम बोलेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से. ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं वॉइड्स इन 2 डायमेंशन. मीन्स हमको 2D में वॉइड देखना है. 2D में हमको एक ही टाइप की वॉइड मिलती है दैट इज ट्राइएंगुलर वॉइड. कैसी वॉइड है, ट्राइएंगुलर वॉइड. ट्राइएंगुलर इसका नाम ही बोल रहा है कि इसका शेप कैसा होगा, ट्राइएंगुलर होगा. ओके, जैसे ये 3 स्फीयर्स हैं तो इनके बीच में आपको दिख रहा है ना, जहां कर्सर मूव कर रहा है ना, ये ट्राइएंगुलर शेप का वॉइड आएगा. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 स्फीयर्स. ओके, अब सिंपल सी बात है कि ये बनेगी कैसे कि जब हम 3 स्फीयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें, बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में रख दें, तो कौन सी वॉइड बनेगी, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी. अब आता है इसका रेडियस रेशियो. ठीक है, रेडियस रेशियो या रेडियस ऑफ वॉइड. तो हमको सबसे पहले निकालना है रेडियस ऑफ वॉइड. देखो, एक चीज मैं बताऊं कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर मैं छोटे छोटे स्फीयर्स को कांटेक्ट में रखेंगे हम, तो वॉइड का रेडियस भी कैसा होगा, छोटा होगा. और इंस्टीड ऑफ दैट अगर हम बड़े बड़े स्फीयर्स को कांटेक्ट में रखेंगे तो जो वॉइड होगा उसका रेडियस भी कैसा होगा, बड़ा होगा. तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये हर वॉइड के लिए एप्लीकेबल होगी कि रेडियस ऑफ वॉइड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ एटम. तो ये लाइन में लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए. क्या लिख देते हैं हम, रेडियस ऑफ वॉइड डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ एटम. राइट, है ना. मीन्स वॉइड का रेडियस का रिलेशन जो होगा
वो एटम से ज़रूर निकलेगा, है ना। देखो यहाँ पर आर आ रहा है ना। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ वॉइड। तो जब ये ट्रायंगुलर बनेगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे भी एटम आ जाएगा ऐसा एक दूसरे को टच करते हुए, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ एक रफली बना दे रही हूँ आधा, यहाँ से एक ऐसा जाएगा और यहाँ से ऐसा जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 30। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो वी कैन राइट cos 30 इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 इक्वल्स टू, cos 30 इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल का बेस हुआ r और हाइपोटेनियस क्या हुआ, यहाँ पर बीच में वॉइड है। तो ये सब मैं रब कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाइपोटेनियस क्या निकलेगा, है ना। तो हाइपोटेनियस को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये सेंटर में आ गई वॉइड, राइट। ये रेड कलर का जो स्क्वायर है ये वॉइड है, और इसके अराउंड जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ डॉटेड लाइन से, पूरा नहीं बनाऊंगी, ये जो स्क्वायर है ये क्या हो गया, एटम हो गया, कैपिटल आर। तो देखो हाइपोटेनियस क्या हो गया, r प्लस आर हो गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। एंड बेस इक्वल्स टू क्या है, बेस देखो तो दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ओके। तो अब बस, अब तो क्या है, काम बहुत सिंपल है, इसके बाद तो पूरा काम बहुत आसान है, राइट। तो r अपॉन r हो गया, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्मॉल r इक्वल्स टू 0.155 r, और हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू 0.155, ओके। तो ये हो गया इसका रेडियस रेशियो, किसका, ट्रायंगुलर वॉइड का। क्लियर, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द वॉइड। मीन्स अगर कोई एटम है और उसका रेडियस 0.155 R आता है तो उसको हम इस वॉइड में फिट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वो इस वॉइड में फिट नहीं हो पाएगा, ओके। अब नाउ वी कम एट वॉइड्स इन 3D, ठीक है। 3D में जो एक्चुअली असली पैकिंग जो होती है वो 3D होती है ना। 2D तो हम कोई पैकिंग मानते ही नहीं है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वॉइड्स इन 3D। 3D में बेसिकली हमको 3 टाइप्स की वॉइड मिलती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिकल वॉइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कैसे है, जरा हम ये देख लें। देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, तो यहाँ पर मैं बना के बता रही हूँ टेट्राहेड्रॉन कैसा बनेगा कि हम 3 स्फीयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में एक लेयर में रखें। 3D है तो अब सेकंड लेयर तो आएगा ही ना, राइट। और सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। अब ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। अब सेकंड लेयर इसके ऊपर में डॉटेड लाइन से बनाऊंगी, इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रख देंगे। तो बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो यहाँ से जो बना ये बना टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। अब हमको निकालना है रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस रेशियो, ओके। तो देखो टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, हर एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो देखो जो ये B, C और D ये तीनों एटम एक ही लेयर में है, राइट। जो रेड वाले हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
और ए वाला एटम इनके ऊपर रखा है, और यहाँ पर बीच में बना है, इसको मैं रेड से सर्कल कर देती हूँ, बीच में क्या बनी हुई है, टेट्राहेड्रल, राइट, आ गया समझ में। तो ए एक स्फीयर हो गया, मैं हल्का सा ब्लू कलर से कर देती हूँ, ये सेकेंड लेयर का एटम हो गया ए पर, राइट, और बी और सी, बी सी और डी जो है वो सेम है ना, और इनके बीच में जो वॉइड बनेगी वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ओके, अब अगर हम देखें, हमको इसका क्या निकालना है, रेडियस रेशियो। तो यहाँ अगर हम ओ पॉइंट से चलें, तो मैंने लिया सपोज दैट एंगल ओ ए बी ले लो, या ओ बी सी ले लो, या ओ डी सी ले लो, बात एक ही बराबर है। तो सपोज दैट ओ ए बी से बेटर है, मैं यहाँ चेंज करके बता देती हूँ, बी सी कर देती हूँ। तो देखो बी सी में मैं बताऊं तो यहाँ पर क्योंकि बनाना आसान होगा, ये देखो ऐसे बी और सी पर एटम एक दूसरे को टच करेंगे, राइट, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r हो गया, एक या r ये हो गया और एक r ये हो गया, राइट, है ना। और अगर हम देखें तो ये ओ सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, राइट, ओ और सी क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया ना। अब हाइपोटेनियस में क्या हो गया बच्चों, देखो r मतलब एटम का रेडियस प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, तो हाइपोटेनियस हो गया r प्लस स्मॉल r, ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। और अब मैं यहाँ से इसको ऐसे देख लेती हूँ, ये सेंटर में मैं सॉलिड लाइन खींच, ठीक है, तो ये मैंने सॉलिड लाइन खींचा, तो अब क्या हो गया, ये एंगल तो कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट का था, लेकिन ये एंगल हो गया थीटा बाय 2, ठीक है। अगर मैं थीटा बाय 2 का साइन लूँ तो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, और इस साइन थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई r, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r, एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया, r बाई r, और थीटा की वैल्यू कितनी हुई, थीटा बाई 2, या मैं इसको ऐसा लिख लूँ 109 डिग्री 28 मिनट्स बाई 2, है ना, थीटा तो इतना ही है, तो दैट इज इक्वल्स टू साइन 54 डिग्री 44 मिनट्स, 54 डिग्री 44 मिनट्स इज इक्वल टू r बाई r, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि साइन 54 डिग्री 44 मिनट इज इक्वल टू होता है 0.8163, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, इसको देखिए हम, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.8163 इज इक्वल टू r अपॉन r, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रेडियस कितना आया, 0.225, ठीक है। और वी कैन से कि रेडियस रेशियो कितना आया, हमारा जो रेडियस रेशियो आया दैट इज इक्वल्स टू 0.225, ओके, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो। अब हम आते हैं, नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी 3D में मिलती है, ये 3 डायमेंशन है। अच्छा एक मिनट, मैंने टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था, नहीं लिखा है ना, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये 4 स्फीयर से मिलकर बनी होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ओके। अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं आपको ना थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ ले चलूंगी और आपको बताऊंगी। आपको याद है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, यहाँ पर हम बना के देखते हैं, फटाफट याद आया ना, ऐसे बनाते थे, इस लाइन की तरफ कर देंगे। सोचते होंगे कि मैम कितना टाइम वेस्ट करती है,
लेकिन क्लीन स्ट्रक्चर बन नहीं पाता ना। और यहाँ पर कोई एटम है तो देखो ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती थी ना, जिसको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते थे। ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 5th एटम और नीचे एक 6th ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे हॉच पॉच नहीं है। तो देखो इसकी ऐसे बनेगी, देखो ये बन गया एक ऑक्टाहेड्रल, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो 1 2 3 4, ये 4 एटम एक ही प्लेन में है। तो देखो 1 2 3 4, ये एक ही प्लेन में और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये 4 एटम इस तरीके से बिल्कुल स्क्वायर शेप में अरेंज है। 5th एटम ऊपर है, मीन्स एक एटम इसके ऊपर आ जाएगा और 6th एटम नीचे है। एक एटम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, तो अगर हम बनाएं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, 4 एटम्स एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से अरेंज दिखाई देंगे, ठीक है। और 5th एटम ऊपर होगा और 6th एटम इसके नीचे होगा, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और यहाँ मैं सॉलिड से कर देती हूँ, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। अब अगर हम इसको साइड से देखें, देखो साइड व्यू बता रही हूँ, तो साइड व्यू में आप क्या करो, ये चारों एटम जिस पर मैं खींच रही हूँ, मोटी सी लाइन खींच रही हूँ थोड़ी, इनको एक प्लेन में मानो, राइट। ये देखो ये 4 एटम है ना, ये देखो ये, अब मैं इसके ऊपर से तो नहीं खींचूंगी, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। तो देखो ये चारों एटम एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, जैसे ये वाले चारों हैं। और ये हो गया आपका 5th एटम, जिसको मैंने 5th एटम दिया था, और ये हो गया आपका 6th एटम, और ये हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमको ऐसा भी दिखता है कि 3 स्फीयर्स यहाँ नीचे हैं और 3 स्फीयर उसके ऊपर हैं। व्यू थोड़ा सा हमको, एंगल ऑफ व्यू क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसमें हमको रेडियस रेशियो निकालना है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये सपोज दैट x है और x इक्वल्स टू क्या है बेटा, 2r, राइट। ये रेडियस है ना, तो ये 2r है। अगर ये x है तो हम, ये इसका फेस डायगोनल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2x, ठीक है। √2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2 स्मॉल r। तो बस यहाँ पर वही लिखा है, 2 कॉमन निकाल लिया, राइट। तो √2x इज इक्वल टू 2r, 2 कॉमन निकाल लिया, r प्लस r इज इक्वल टू √2x, ठीक है। और x की जगह क्या पुट कर दिया, 2r पुट कर दिया। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, √2x, यहाँ लिख देती हूँ। तो √2x की x की जगह 2r लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, r प्लस स्मॉल, ये कैंसिल। तो फाइनली क्या हो गया, √2r इक्वल्स टू, और r प्लस r, और हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, ओवरलैप हो गया, दिखाई नहीं देगा, x जैसा लिख रहा है, तो कलर चेंज कर देती हूँ। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज √2 माइनस 1 इंटू, और √2 माइनस 1 इंटू r, √2 की वैल्यू 1, √2 इक्वल्स टू होता है 1.414। सो फाइनली हमारा जो रेडियस रेशियो क्या आ गया, उधर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0.414, ओके। और रेडियस रेशियो क्या आ गया,
दैट इज इक्वल्स टू 0.41। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो। क्लियर? अब हम आते हैं क्यूबिकल वॉइड की तरफ। क्यूबिकल वॉइड हमको कहाँ मिलती है? क्यूबिकल वॉइड हमको 3 डायमेंशन में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन ये हमको मिलती है सेंटर ऑफ क्यूब में। कहाँ मिलती है? सेंटर ऑफ क्यूब में। अब सेंटर ऑफ क्यूब में कैसे मिलती है तो जरा हम इसको समझें। यहाँ पर मैं फिगर बना के बताती हूँ आपको। देखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, घबराना मत बच्चों। ये एक क्यूब बनाया मैंने, क्लियर? और इसी को ना मैं कॉपी कर लेती हूँ, और इसको मैं पेस्ट करती हूँ, और इसको मैं इस तरीके से पेस्ट करती हूँ। अब जल्दी काम हो जाएगा ना। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन बनाते हैं। तो देखो, अब लाइन आड़ी टेढ़ी बने वो आपकी किस्मत। उसके लिए अच्छी बन जानी चाहिए, थोड़ी मोटी कर देते हैं। जिससे चूक लेनी देनी। ठीक है, आ गया, ये क्यूब हो गया। अब इसमें क्या होता है, एटम्स कहाँ होते हैं? देखो, मैं पूरा पूरा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा काफी। बस इतना इतना से बनाऊंगी, है ना। ये 2 एटम्स हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, है ना बच्चों? आ रहा है ना समझ में? ये एक दूसरे को टच करते हुए एटम है, ठीक है। तो एज पर टच करते हुए एटम है, तो हर कॉर्नर पर एटम होंगे। छोटे छोटे बना देती हूँ क्योंकि टच करते हुए तो मैंने अब आपको समझाई दी, है ना। हर कॉर्नर पर जो एटम है, और उससे बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में जो वॉइड बनेगी, इसको मैं ब्लू कलर से ही बना देती हूँ। तो जो सेंटर में वॉइड बनेगी ये होगी क्यूबिकल वॉइड। कौन सी होगी? क्यूबिकल वॉइड। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो ये बॉडी डायगन है ना। और बॉडी डायगन पर क्या मिला? देखो, आर मिलेगा, 2r वॉइड का मिलेगा, फिर से r मिलेगा। तो ये बॉडी डायगन जो है √3a इक्वल्स टू क्या मिला? 2r मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं? r, यहाँ पे एक बार तोड़ के लिख देते हैं, √3a इक्वल्स टू r प्लस 2r प्लस r। तो फाइनली दिस, है ना। और a इक्वल्स टू हमको क्या लिखना है? यहाँ पर a इक्वल्स टू हमको लिखना है 2r। तो हम क्या लिख सकते हैं? √3 2r √3 2r इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लूँ तो r प्लस r। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया? स्मॉल r, अब हाईलाइट कर देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू √3 - 1r। बहुत सिंपल है ना। आ गया समझ में। और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस रेशियो आ गया वो क्या हो गया? r/R, दैट इज इक्वल टू 0.732। ओके, ये हो गया रेडियस रेशियो ऑफ क्यूबिकल। क्लियर? अब हम आते हैं, देखो एक चीज, क्यूबिकल वॉइड हमको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में नहीं मिलती, ये जनरली लार्ज पार्टिकल्स जब होते हैं तब मिलती है। तो ये लाइन हमको याद रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि क्लोज पैकिंग में हमको सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही मिलती हैं, ये क्लोज पैकिंग में हमको नहीं मिलती, है ना। बट इट इज जनरेटेड व्हेन, हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू लार्ज पार्टिकल्स, वॉइड बाय लार्ज पार्टिकल। इतना सा आगे याद रख लेते हैं। सो इट इज वॉइड बाय लार्ज पार्टिकल्स। ओके, नाउ वी कम एट लोकेशन ऑफ वॉइड। तो हम लोकेशन ऑफ वॉइड सिर्फ डिस्कस करेंगे किसमें? सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में हमारे पास CCP है एंड HCP है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं FCC या CCP में, ठीक है। देखो लाइन भी आज सीधी नहीं बन रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, बननी चाहिए, ठीक। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की मैं बात करूं तो CCP में ना मैं सबसे पहले आपको ना एक स्ट्रक्चर की तरफ ले चलती हूँ, शायद पेज नंबर 11 पर होगा, यस, यहाँ हमको मिलेगा, यस। देखो अगर हम इसमें बात करें, क्यूबिक ये फेस सेंटर्ड है ना, तो यहाँ पर मैं ना सब हटा देती हूँ, ये सब हटा देती हूँ, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है, ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम ये कॉर्नर एटम देखें, ठीक है, तो देखो ये कॉर्नर एटम, इसके जस्ट नीचे ये 1 2 3, तो ये 3 एटम का एक ट्राइंगल बना, ठीक है, और उसके ऊपर ये 4th एटम आ गया। तो इस एटम के नीचे जो वॉइड होगी वो कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। आप यहाँ से देख लो, ये कॉर्नर एटम है, ठीक है, और इसके नीचे कौन से 3 एटम है, 1 2 और एक यहाँ पीछे के साइड वाला है ना, तो ये 3 एटम, तो ये जो जगह खाली दिख रही है टेट्राहेड्रल वॉइड। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, CCP में बिलो एट ईच कॉर्नर हमको कौन सी वॉइड मिलेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। हर कॉर्नर के नीचे जो मिलेगी वो कौन सी वॉइड मिलेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। क्लियर। अब एक चीज और बताती हूँ, जैसे अगर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाएं तो हमको क्या क्या मिलेगा, देखेंगे। अभी रुक जाओ, तो ये पेज नंबर 11 है और हमारा चल रहा था पेज नंबर 26, राइट। अब हम बात करते हैं, तो देखो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्यों, अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर कॉर्नर के नीचे वॉइड मिलेगी, तो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, ठीक है, जस्ट बिलो एवरी कॉर्नर, ठीक, आ गया समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलेगी जरा देखते हैं, तो पहले तो हम इसका व्यू चेंज कर लें। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ चलें तो फिर से पेज नंबर 11 पर आते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम देखें, नहीं इस पैकिंग से नहीं, मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। देखो यहाँ आपको टेट्राहेड्रल अब क्लियर दिखाई दे रहा है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखूँ तो देखो फेस के 4 एटम एक ही प्लेन में है, कौन से, यहाँ पे मैं कुछ रब करूंगी उसके बाद बनाऊंगी। देखो ये हो गया एटम 1, ये हो गया एटम 2, ठीक है। अब पीछे वाले इस वाले फेस का जो एटम है एटम 3, और इस वाले फेस का जो एटम 4, मीन्स ये 4 एटम एक ही प्लेन में है, इस तरीके से एक दूसरे से टच करते हुए, राइट, 1 2, और ये वाले फेस का सेंटर और ये वाले फेस का सेंटर। अब ये वाला जो एटम है, ये जिसमें मैंने बड़ा सा कॉर्नर क्रॉस बनाया, ये इसके ऊपर आ गया, और इसके जो बॉटम वाले फेस का है वो नीचे चला गया। मीन्स इसकी बॉडी के सेंटर में हमको जो वॉइड मिली वो कौन सी वॉइड मिली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली। तो FCC में बॉडी के सेंटर में हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलती है, राइट। और कहाँ मिलती है, जो पर्पल है, आप पर्पल स्फीयर को देखो, तो देखो पर्पल, इस वाले पर्पल स्फीयर को देखो, तो इस पर्पल स्फीयर ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, देखो इसके अराउंड कितने एटम आएंगे, 1 2, ये टॉप और बॉटम हो गए, 3 4। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर एक और यूनिट सेल आएगी, तो उसके फेस सेंटर का और इसके फेस सेंटर का, राइट। तो 1 2 और 3 4 दूसरी यूनिट सेल के आ जाएंगे, और ये टॉप और बॉटम। तो हर एज के कॉर्नर पर हमको कौन सी वॉइड मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी। ओके, आया समझ में। तो अगर हम ये बोलें तो देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दे आर एट ऑल एज सेंटर, कहाँ मिल रहे हैं, सारे एज सेंटर में मिल रहे हैं एंड बॉडी सेंटर पे मिल रहे हैं। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और बॉडी सेंटर तो कंप्लीट 1 होती है, तो ये बॉडी सेंटर का और ये एज सेंटर का, तो टोटल कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, आया समझ में। अब अगर हम FCC में फेस सेंटर में बॉडी डायगोनल की बात करें, इसकी बात करें तो बॉडी डायगोनल पे याद करो हमको सबसे पहले कॉर्नर का एटम मिलेगा, राइट, है ना। फिर मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बिलो एट ईच कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी छोटी सी। फिर मैं इस डार्क कलर से बना रही हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी के सेंटर में हमको छोटी सी एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी थोड़ी बड़ी। फिर हमको ग्रीन कलर से फिर से क्या मिलेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। और फिर लास्ट में हमको मिलेगा कॉर्नर, राइट। तो ये फेस सेंटर का बॉडी डायगोनल है, राइट। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस क्या है हमारा √3, जिसमें हमको क्या मिली, 2r मिला, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस मिला और 2 इंटू रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, आया समझ में। तो लोकेशन आ गई FCC में समझ में। अब हम आते हैं HCP यूनिट सेल में, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं ये हमको रेड और ब्लू लेयर्स के बीच में मिलती हैं। तो ब्लू लेयर और रेड लेयर के बीच में, तो ब्लू और रेड मतलब ये अगर मैं देखूं तो ये टॉप लेयर, सॉरी इसको मैं टॉप लिखूंगी, तो पहले हमको मिलेगी टॉप लेयर और ये वाली लेयर, और ये है हमारी बॉटम लेयर। तो हमको देखो ये 3 स्फीयर्स हैं, है ना, तो 1 2 और 3, तो 3 तो हमको टॉप लेयर और रेड लेयर के बीच में मिल गई। इसी तरह से 3 हमको बॉटम लेयर और रेड लेयर के बीच में मिल जाएंगे। ओके, तो 6 टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमको क्या मिल जाएंगी, इनके बीच में मिल जाएंगी। उसके बाद 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और होती हैं जो यहाँ हमको एजेस पर मिलती हैं। तो अभी अपन उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस अपन इसको इतना सा हाईलाइट करके चलते हैं। 8 आर कंप्लीटली इनसाइड एंड 12 आर शेयर्ड, और जो 12 शेयर्ड होती हैं वो एज के कॉर्नर पर होती हैं, जिनका 1/3 शेयरिंग आता है। तो सिंपल सी बात है, टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। कितनी होती हैं, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो देयर आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो गई, 12 हो गई। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली इनसाइड होती हैं एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कंप्लीटली इनसाइड, देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अगर हम HCP की बात करें तो HCP में हमको इतना ही याद रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6, और CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। ओके, और लोकेशन हमको सिर्फ FCC में याद रखनी है, HCP में हमको याद नहीं रखना है। क्लियर। अब अपन आते हैं वॉइड्स पर स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बहुत इजीली अपन इसको याद करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि HCP में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 12, ठीक है। HCP में Z होता है 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल, एंड और CCP में Z होता है 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल। मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हमेशा 2 इंटू Z होता है। मीन्स यूनिट सेल में जितने एटम होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा उसकी जस्ट डबल होंगी। T फॉर टेट्राहेड्रल एंड T फॉर 2, ठीक है।
इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर देखें तो HCP में Z6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 है, CCP में Z4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 है। मीन्स देयर आर, हम क्या बोले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ Z, मीन्स देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्क्वायर इन क्लोज पैकिंग, O फॉर 1 एंड O फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? मीन्स यूनिट सेल में जितने एटम हैं उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल होगा और उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। क्लियर? और वॉइड इन सिंपल क्यूबिक में देखें तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास एक ही वॉइड होती है एंड दैट इज क्यूबिकल वॉइड, जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होती है। तो अगर हम देखें तो इफेक्टिव नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, 1, मीन्स इसके लिए Z भी 1 है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, तो Z भी 1 है और क्यूबिकल वॉइड भी 1। ठीक है? क्लियर? सो इट वाज वॉइड, लोकेशन ऑफ वॉइड एंड रेडियस रेशियो ऑफ वेरियस वॉइड। ठीक है? अब जब हमको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिंगल टाइप पढ़ा था ना, 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, है ना। तो इनका अब अपने को पढ़ना है। उसके पहले जो अभी हमने पढ़ा है उसको हम समराइज कर लेते हैं कि लीनियर वॉइड, हम हालांकि हमारे किसी काम की नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। लीनियर वॉइड हमको सिंगल लेयर अरेंजमेंट में मिलती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 है। अगर रेडियस रेशियो 0.155 के बराबर या 0.225 से कम होता है तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अगर रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर या उससे ज़्यादा, सॉरी मैंने कम बोल दिया था, है ना, और 0.44 से कम होता है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और अगर रेडियस रेशियो 0.44 से कम या उससे ज़्यादा होता है और 0.732 से कम रहता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और अगर रेडियस रेशियो 0.732 से कम या उससे ज़्यादा और 1 से कम होता है तो वो क्यूबिकल वॉइड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है? तो अगर किसी भी एटम का रेडियस, यहाँ पर मैं आपको अब करके बता देती हूँ, अगर किसी एटम का रेडियस सपोज दैट आया स्मॉल r 0.2 आया, ठीक है, तो 0.2 आया, इसका मतलब वो कहाँ फिट होगा, वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 0.155 से ज़्यादा चाहिए और 0.225 से कम चाहिए। और अगर किसी कैटायन का रेडियस 0.3 आया तो वो कहाँ फिट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा। ठीक है, इवन 0.4 भी आया तो वो इसी रेडियस में आ रहा है ना। लेकिन अगर किसी का रेडियस 0.5 आया, ठीक है, या 0.6 आया तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अगर कोई कैटायन, कोई भी एटम, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अगर किसी का इवन 0.7 भी कर लेते हैं अपन इसको, और अगर किसी का 0.8 आया तो वो कहाँ जाएगा, क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूबिकल वॉइड में जाने के लिए 0.732 मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा हो। अगर 0.732 से कम हो गया तो कहाँ जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन है जो हमको इस पर बेस्ड करने हैं, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, क्लियर है ना। अब इन आयनिक कंपाउंड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमको ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा, मीन्स एनायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन। तो ये तो टिट फॉर टैट की बात है कि कैटायन के अराउंड मैक्सिमम एनायन होना चाहिए और एनायन के अराउंड मैक्सिमम कैटायन होना चाहिए। फिर उसके बाद
जो एनायन एनायन एंड कैटायन कैटायन कांटेक्ट जो है वो अवॉइड होना चाहिए। मतलब एनायन के कांटेक्ट में एनायन नहीं आना चाहिए और कैटायन के कांटेक्ट में कैटायन नहीं आना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में दो तरह के एटम होते हैं, कैटायन एंड एनायन। इसीलिए दो तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर भी चलता है। कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज नंबर ऑफ सराउंडिंग एनायंस, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग कैटायन। क्लियर, ये हमको याद रखना है। नाउ वी कम एट इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर पर रेडियस रेशियो का क्या इफेक्ट होता है। वैसे मैं पहले आपको एक लिस्ट दिखा दूं, ये बहुत आसानी से काम होगी। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो रेडियस रेशियो भी ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो रेडियस रेशियो भी कम है। तो बस इसी लाइन को हम यहाँ पर करेंगे। सिंपल से हम याद रखेंगे कि रेडियस रेशियो R/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा रेडियस रेशियो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अब ये हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं कि ये एक कैटायन है, इसके अंदर फिक्स है। अगर कैटायन का रेडियस बढ़ता है, एक चीज़ और बता दूं, रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैं इसको कैटायन मान रही हूँ, ठीक है, और ये एनायन मान रही हूँ, एंड रेडियस रेशियो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन। ये समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, कैटायन का रेडियस बढ़ाऊँ, अच्छा सा ड्रॉ करेंगे ना भाई, ओवरलैप क्यों करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, कैटायन का रेडियस ये बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये बीच की खाली जगह हो गई है ना, तो इस खाली जगह में क्या होगा, एक्स्ट्रा एनायन आएगा कि नहीं आएगा, एक्स्ट्रा आर निगेटिव आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कैटायन का रेडियस छोटा कर दिया। छोटा कर दिया तो एनायन उसको टच करने के लिए एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो एनायन आयनायन एक दूसरे के ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, कुछ अवॉइड करना चाहिए ना, क्या क्या बताया था, एनायन आयनायन एंड कैटायन कैटायन कांटेक्ट शुड बी अवॉइडेड। तो भाई ये अवॉइड होगा, तो यहाँ पर जो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पुल्ड आउट, और ये पुल्ड आउट हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो रेडियस रेशियो अगर इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है, और रेडियस रेशियो अगर डिक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होता है। एंड लास्ट concept of today's lecture, effect of temperature and pressure of coordination number। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इन सिंपली कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। इसका एक एग्जांपल है कि CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है। अभी अपन आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स टू NaCl स्ट्रक्चर, मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। सिमिलरली NaCl क्रिस्टल पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो ये डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्शन है ना। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो NaCl स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स टू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके,
सो इट वॉज द कंसेप्ट इन टूडेज लेक्चर. यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11. तो ये आपको करने हैं एज ए होमवर्क और ये मुझे बताने हैं आपको सॉल्व करके. दैट वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. ओके.